हम आज कृषि भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय जो कि यह एक हमारे धरातल पर महत्वपूर्ण संसाधन है और इसको हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम बचा के रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मृदा का। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि हमारे विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है और ये विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जो कि मुख्य रूप से हमारे धरातल के जो ऊपरी स्तर है जिसको हम मिट्टी कहते हैं, वो महत्वपूर्ण संसाधन होता है और इस संसाधन को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है और यह हमारी विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। क्योंकि हम देखते हैं विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास ऐसी जगह हुआ है जो नदी घाटियों से संबंधित था, जहां उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी, वहां इन सभ्यताओं का विकास हुआ। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में, जलोढ़ मैदानों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार विश्व की अधिकांश जनसंख्या या तो जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में आज भी ये सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो हमें इस संसाधन का संरक्षण करना है, इसको बचाना है, इसकी उपजाऊपन को हमें बचाना है। तो वो किस प्रकार से हम ये कार्य कर सकते हैं, आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्योंकि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हमारे धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाला असंगठित चट्टान चूर्ण होती है जो जैविक कारणों से या जैविक कारकों के माध्यम से इनका निर्माण होता है। क्योंकि मूल चट्टान और जैविक जो पदार्थ होते हैं उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसको हम किस तरह से संरक्षित कर पाते हैं, कर सकते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मिट्टी क्षरण एक विनाशकारी क्रिया होती है और इसके कारण से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो वर्तमान में लगातार कम हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है। तो इस कारण से हमें इसको संरक्षित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देश की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए मिट्टी और जल संरक्षण महत्वपूर्ण होता है और इस कार्य को हम मृदा संरक्षण के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे विश्व में या हम हमारे देश की बात करते हैं, आज भी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य संपन्न करती है और इसके लिए हमें चाहिए कि हम भूमि का सही तरह से उपयोग करें ताकि मृदा संरक्षण हम कर सकें। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का जो उपयोग है वो असंतुलित हो गया है। तो हमें इसको संतुलित आधार पर, हमें बढ़ती जनसंख्या के आधार पर संतुलित जो कृषि कार्य हैं वो हमें करने चाहिए। संतुलित तरीके से हमें भूमि उपयोग करना चाहिए ताकि हम मृदा संरक्षण का कार्य आसानी से कर सकते हैं। भूमि या मृदा संरक्षण हेतु भूमि एवं जल क्षमता के अनुसार
हमें फसलों का प्रबंधन करना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ फसलें अधिक पानी की मांग रखती हैं, कुछ फसलें कम पानी की मांग रखती हैं, कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। तो हमें उन क्षेत्रों के हिसाब से हमें फसल का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भूमि की उत्पादन क्षमता और इससे संबंधित जो सीमाएं होती हैं उनको आधार मानकर हम भूमि को दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये कृषि योग्य भूमि होगी और दूसरी कृषि अयोग्य भूमि होती है। इस कृषि अयोग्य भूमि में हम चारागाह, वानिकी और वन्य जीव प्रबंधन का कार्य हम इस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं या करते हैं। तो इस आधार पर हमने कृषि को उत्पादन क्षमता के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया, कृषि अयोग्य भूमि और कृषि योग्य भूमि। अब हम भूमि और जल संरक्षण की दृष्टि से कृषि क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र में निम्न कार्य हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जल संरक्षण का कार्य भी इन क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से हम मृदा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है, तो वहां पर नदी द्वारा मिट्टी को अपरदित कर दिया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां वर्षा कम देखने को मिलती है, रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, तो वो अपने साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मृदा का जो उपजाऊपन है उसको खत्म करते हैं। उसके ऊपरी जो आवरण होता है मृदा का वो क्षरण होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से मृदा अपरदन का जो कार्य होता है हम उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो हम समुच्चय रेखीय जुताई के माध्यम से मृदा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। जो ढलानी क्षेत्र होते हैं जहां तीव्र ढलान पाए जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा के माध्यम से भूमि का जो क्षरण होता है वो तीव्र गति से संपन्न होता है, तो हम समुच्चय रेखीय जो विधि होती है कृषि की उसके माध्यम से हम ये मृदा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। एक समुच्चय रेखाओं को आधार मानकर हम उसी के अनुसार ढाल बनाते हैं और उसी के अनुसार हम वहां कृषि कार्य करते हैं। तो जब हम इस विधि को अपनाते हैं ऐसे क्षेत्रों में, ढलानी क्षेत्रों में, तो वहां ढाल प्रवणता को हम अवरुद्ध करते हैं, जिसके कारण से जल बहाव नियंत्रित हम कर सकते हैं, नियंत्रित करते हैं और मृदा का संरक्षण भी हम इस माध्यम से कर सकते हैं। वेदिकाकरण या वेदिका कृषि ढलानी क्षेत्रों में हम सीढ़ीदार जो कृषि होती है, विभिन्न जो ढलानी क्षेत्र होते हैं उनको हम सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं ताकि पानी के साथ मिट्टी बह के न चले, तो वहां हम अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और सीढ़ीदार खेत बनाकर हम वहां कृषि का कार्य कर सकते हैं। तो वहां हम मिट्टी को भी संरक्षित कर रहे हैं और साथ साथ जल संरक्षण का कार्य भी हम कर पा रहे हैं। पलवार बनाना या ऐसे क्षेत्रों में हम मिट्टी क्षरण को इस माध्यम से रोक सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं कृषि के, उसमें हम पलवार के माध्यम से मिट्टी संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, हम जल संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो इसमें इस क्रिया में हम फसलों को ऊपरी भाग से काट देते हैं, लेकिन फसलों की जो जड़ होती है, उनके जो तने होते हैं, उनको जमीन से थोड़ा ऊपर करके हम उनको काटते हैं।
तो फसल को तो हम प्राप्त कर लेते हैं, बाकी नीचे का जो भाग होता है वो मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ वो वर्षा के जो जल को उसको भी अवशोषित करता है। वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है मिट्टी की, उसमें भी वो कमी करता है। तो इस माध्यम से हम मृदा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। हम ऐसे क्षेत्रों में कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे वनस्पति के जो अवशेष होते हैं उनको हम कृषि भूमि पर बिखेर देते हैं, या कोई जैविक तत्व होते हैं उनको हम डाल देते हैं ताकि भूमि की जो नमी हो वो बाहर नहीं आ सके और वर्षा का जो पानी है वो मिट्टी का क्षरण नहीं कर सके, क्योंकि सीधे तौर पर वो हमारे धरातल पर न पड़ के हमें जो जैविक जो पदार्थ या सड़े गले जो पदार्थ हमारे धरातल के ऊपर डाले हैं उनके माध्यम से मृदा का संरक्षण हो सकता है। तो हमें इस प्रकार की क्रिया भी अपने खेतों में या कृषि कार्य में अपनानी चाहिए। एक हम फसल चक्र की बात करते हैं, तो हमें फसल चक्र के माध्यम से भी हम मृदा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम विभिन्न जो समय होता है, हमारे रबी और खरीफ की फसल होती है, तो हम जो विभिन्न फसलें होती हैं उनके माध्यम से हम मृदा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो अलग अलग फसलों को हम उगाते हैं, वो हमें मृदा संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। एक हम पट्टीदार कृषि के माध्यम से भी हम मृदा संरक्षण और जल संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये पट्टीदार कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फसली क्षेत्रों के बीच में एक पट्टी के रूप में हम अन्य फसल का उत्पादन करते हैं, तो हमारा कृषि कार्य भी यहाँ प्रभावित नहीं हो और साथ ही ये जो पट्टी का है यहाँ हम अन्य फसल का उत्पादन करते हैं और बीच का जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य फसल का उत्पादन करते हैं। तो इस क्रिया के माध्यम से भी हम मृदा संरक्षण का कार्य आसानी से कर सकते हैं। शुष्क कृषि अधिकांशतः जो क्षेत्र होते हैं वर्षा की कमी वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहां बहुत कम बारिश होती है। तो शुष्क कृषि हम उन क्षेत्रों में करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक शुष्क कृषि को अपनाएं ताकि पानी का संरक्षण भी हम कर पाए और मृदा संरक्षण का कार्य भी हम उन क्षेत्रों में कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना आज भी हम देखते हैं कि विश्व के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनजातियां निवास करती हैं, वनीय क्षेत्रों में वो जनजातियां निवास करती हैं और आज भी वो कृषक वो जनजातियां स्थानांतरित कृषि के माध्यम से फसल उत्पादन या अन्न उत्पादन का कार्य करते हैं, क्योंकि यह जो कृषि की विधि है बहुत प्राचीन विधि है और इस कृषि के माध्यम से हमारी प्राकृतिक वनस्पति को बहुत नुकसान हो रहा है और वर्तमान में भी नुकसान हो रहा है। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र और छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उन क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम प्रतिबंध करें ताकि हमारे जो मृदा संरक्षण है, जल संरक्षण है, उसका कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। हमें पशुचारण पर भी नियंत्रण करना है, क्योंकि अति पशुचारण के कारण क्षेत्र विशेष में जो प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति उगती है उसको नुकसान होता है। उसके जो बीज होते हैं लगातार पशुचारण से वो बीज मूलतः खत्म हो जाते हैं, तो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको
ये पशु चारण नुकसान पहुंचाता है, तो हमें ये करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में जहां वनस्पति सघन पाई जाती है, चारागाह है, वहां पर पशु चारण को नियंत्रित करना चाहिए। एक अवनालिका जो नियंत्रण है, हमें ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा का जो जल होता है वो नदियों के रूप में प्रभावित होता है, नलिका अपर्दन उन क्षेत्रों में होता है, तो उन क्षेत्रों में हम घास लगा के या पेड़ लगा के उनको हम संरक्षित कर सकते हैं, मिट्टी क्षरण रोक सकते हैं, या फिर हमें छोटे छोटे बांधों के माध्यम से वहां पर पानी की गति को हम अवरुद्ध कर सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं, जिसके कारण से हम मिट्टी अपरदन को भी रोकते हैं और जल संरक्षण का कार्य भी हम उस विधि से कर सकते हैं। बाढ़ क्षेत्रों का भी हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और हमारी फसलों को और हमें आर्थिक रूप से और मानवीय रूप से काफी नुकसान होता है। तो हमें ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उसको हम नियंत्रित करें। सरकार को भी ये चाहिए कि उन क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है बांधों के माध्यम से हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ जल संरक्षण का भी काम होगा और हम उस पानी को ऐसे क्षेत्रों में प्रभावित कर सकते हैं जहां पानी की कमी हो। तो ऐसे क्षेत्रों में हमें बांध के माध्यम से छोटे छोटे बांध बनाकर उस पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं और मिट्टी कटाव को भी हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार मृदा हमारे धरातल पर एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हमारी विभिन्न आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का आधार होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस मृदा का हमें संरक्षण करना है, इसके अपरदन को रोकना है, क्योंकि हमारे खाद्यान्नों का मुख्य आधार होता है और यह आधार हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।